नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। पीएम मोदी के बाद इस बार 5वीं बार दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी। नीतीश के गढ़ में बोलेंगे हमला। खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री देश भर में घूम रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर क्यों नहीं दे रहे जवाब, कांग्रेस का मोदी पर तंज। खबर में आगे आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने दिया एक और पार्टी को बड़ा झटका, हजारों समर्थकों के साथ बड़े नेता ने थामा हाथ। खबर में आगे जिक्र होगा कि तेजस्वी की ताजपोशी की तारीख तय, बिहार चुनाव से पहले लालू यादव को रिप्लेस करेंगे आरजेडी नेता। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि महंगाई और भ्रष्टाचार पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, सोशल मीडिया पर किया लंबा चौड़ा चैट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। पीएम मोदी के बाद इस साल 5वीं बार दौरे पर आ रहे हैं राहुल गांधी। नीतीश के गढ़ में बोलेंगे हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आगामी विधानसभा कांग्रेस की नज़र ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी 6 जून को नालंदा जिले के राजगीर में एक विशाल अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये स्थान और समय दोनों ही रणनीतिक है। ये नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और ये अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। राहुल का ये बिहार का 5वां दौरा है, जो कांग्रेस की चुनावी गंभीरता को दर्शाता है। ईबीसी और ओबीसी वर्ग पर है यहाँ पर कांग्रेस का फोकस। बिहार की राजनीति में इन वर्गों की अहम भूमिका रही है और लालू यादव की राजनीति इसी आधार पर फली फूली। अब कांग्रेस उसे सामाजिक आधार को पुनः जागृत करने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री देश भर में घूम रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर नहीं दे रहे हैं जवाब, कांग्रेस का मोदी पर तंज। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा पर देश की राजनीति जारी है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि डोनाल्ड भाई ने 21 दिन में 11 बार ये बात कही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कब जवाब देंगे। खेड़ा ने कहा कि अब तक 11 बार ऐसा कहा जा चुका है। प्रधानमंत्री देश भर में घूम रहे हैं, उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं कहा। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री ही डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किस बात का दबाव है? पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे, पुलवामा में आरडीएक्स किसने खरीदा और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की क्या शर्तें थी। उन्होंने कहा कि हम पूछे जा रहे कड़े सवालों के कड़े जवाब चाहते हैं और किसके दबाव में संघर्ष विराम किया गया। क्या पहलगाम में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं को न्याय मिला? इससे यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या सबक मिले? और सीडीएस ने भी कहा कि इससे सबक लेना ज़रूरी है। अब कम से कम भाजपा सवाल पूछने वालों को देशद्रोही नहीं कह पाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने दिया एक और पार्टी को बड़ा झटका, हजारों समर्थकों के साथ इस बड़े नेता ने थामा हाथ। जहां दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पटना में शुक्रवार को आयोजित मिलन समारोह में लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा और वरिष्ठ नेता त्रिलोकी कुमार मांझी ने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम के हाथों ग्रहण की। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने सदस्यता ग्रहण कराने के बाद कहा कि धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा और त्रिलोकी कुमार मांझी के आने से बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भविष्य के दिनों में और भी कई जिलों से महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगे। कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने में दोनों आगत नेताओं और उनके समर्थकों को आज से ही जुटकर काम करने की आवश्यकता है। बिहार में सामाजिक न्याय के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के संघर्ष का परिणाम है कि विभिन्न क्षेत्रों और दलों के लोग कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी की ताजपोशी की तारीख तय, बिहार चुनाव से पहले लालू यादव को रिप्लेस करेंगे आरजेडी के तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी में संगठन के चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरा और तीसरा चरण बाकी है। इसके बाद प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जानकारी के अनुसार आरजेडी में संगठन चुनाव का पहला दौर पूरा हो गया है और इसमें प्राथमिक और पंचायत स्तर के चुनाव हुए। अब 31 मई से प्रखंड कमेटियों के चुनाव होंगे। 5 जून से जिला कमेटियों के चुनाव शुरू होंगे। 14 जून से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 24 जून के बाद होगा। 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा।
आरजेडी के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने बताया कि बिहार और झारखंड समेत सभी राज्यों में प्राथमिक और पंचायत इकाइयों के चुनाव हो चुके हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रखंड डेलीगेट की अंतिम सूची को मंजूरी दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई और भ्रष्टाचार पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, सोशल मीडिया पर किया लंबा चौड़ा पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार को पहले मुनाफाखोरी पर लगाम लगानी चाहिए और अपने नेताओं की चंदा वसूली बंद करनी चाहिए, तभी जाकर महंगाई पर कोई नियंत्रण हो सकता है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करने का फ़ायदा केवल उत्पादकों को नहीं बल्कि आम लोगों को भी मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि क्या आयात शुल्क में कटौती महज कुछ चुनिंदा कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि अब खुद भाजपा सरकार मान रही है कि महंगाई बेकाबू हो चुकी है और अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो जनता भाजपा नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन करने लगेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार खाद्य पदार्थों पर एक अधिकतम लाभ सीमा तय करे ताकि कंपनियां ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा ना कमा सके, लेकिन इसके लिए पहले भाजपा को यह संकल्प लेना होगा कि वो खाद्य कंपनियों से राजनीतिक चंदा लेना बंद करेंगी, क्योंकि अंततः ये बोझ आम जनता पर ही पड़ता है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों में कभी दाम नियंत्रण की भावना नहीं रही। उनके अनुसार महंगाई रोकने के लिए ईमानदार नीयत की जरूरत है, जो भाजपा शासन में ही नहीं दिखती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश से मुलाकात के बाद चिराग ने बनाया बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड, समझे छोटे पासवान का यू टर्न। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और जोर पकड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में एनडीए खेमा सुर्खियों में है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा होना वाजिब भी है। 2020 के बिहार चुनाव में एन मौके पर चिराग ने जेडीयू के खिलाफ तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारकर सबको चौंका चुके हैं। चिराग खुद भले ही बिहार विधानसभा और परिषद में बिना विधायकों की पार्टी बन गई, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार की जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में सफल रही। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक चिराग पासवान एनडीए में हैं। यहाँ तक कि वो चुनाव में नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकारने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आर्थिक प्रगति के बगैर विकसित भारत की बातें हवा हवाई, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% की आर्थिक विकास दर, जो कोरोना काल के बाद सबसे सुस्त है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि आर्थिक प्रगति के बगैर विकसित भारत की बातें हवा हवाई हैं। विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से देश की आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी मार्च तिमाही में धीमी होकर 7.4% रही और इसके साथ ही पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर घटकर 4 साल के निचले स्तर 6.5% पर आ गई। कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट किया कि देश की अर्थव्यवस्था 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रही। कोरोना काल के बाद ये सबसे सुस्त रफ्तार है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार आर्थिक मोर्चे पर लगातार असफल हो रही है। देश भर में उद्योग धंधे सिमट रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन 8 महीने के निचले स्तर पर है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पूरे देश में भयंकर बेरोजगारी है और नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। लोगों की आय घट रही है और आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए मांग और खपत भी घट रही है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आर्थिक प्रगति के बगैर विकसित भारत की बातें हवा हवाई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनता पूछेगी सवाल, देना पड़ेगा जवाब, डबल इंजन की सरकार पर आरजेडी का तंज, मांगा 20 साल का हिसाब। जी हाँ दोस्तों, चुनावी साल में आरजेडी एनडीए सरकार पर हमलावर है। निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। पलायन, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और स्वास्थ्य की बदहाली के मुद्दे पर आरजेडी आक्रामक है और एक्स पर पोस्ट शेयर कर आरजेडी ने डबल इंजन की सरकार से 20 साल का हिसाब मांगा है। पोस्ट में लिखा गया कि बिहार को डबल इंजन की खटारा सरकार से क्या मिला। राजद ने खटारा कार में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर करते हुए एनडीए सरकार पर तंज कसा। पोस्ट में लिखा गया कि अब बिहार ठगा नहीं जाएगा, जनता पूछेगी सवाल, देना पड़ेगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सांसद पप्पू यादव ने पीएम के रोड शो पर साधा निशाना, बिहार की जनता को अपमान का भी लगाया आरोप, सुपर फ्लॉप बताया रैली। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को सुपर फ्लॉप बताया और साथ ही उन्होंने पीएम पर बिहार की 14 करोड़ जनता का अपमान करने का आरोप लगाया।
दोस्तों यहाँ पर पप्पू यादव ने कहा कि रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री एक बार भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। उन्होंने दावा किया कि रोड शो के दौरान 1000 से भी कम लोग तिरंगा लेकर खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर नहीं निकले, गाड़ी में ही बैठे रहे। पप्पू यादव ने इस रोड शो को सरकारी धन और जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि रोड शो में जनता सड़कों पर नहीं आई, जिससे उनकी उदासीनता साफ झलकती है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगैर भाजपा बिहार में शून्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर को बनाया जा रहा राजनीतिक हथियार, सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। ममता ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम का इस्तेमाल आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि यह अभियान आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन इसका नामकरण पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। केंद्र सरकार सांस्कृतिक प्रतीकों को हथियार बनाकर भावनात्मक मुद्दे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने रैली में क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिम बंगाल में पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंदूर को बंगाल की संस्कृति और आस्था से जुड़ा बताया और उन्होंने सिंदूर खेला का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि यह बंगाली परंपरा में माँ दुर्गा की विदाई के समय महिलाओं के गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। ममता बनर्जी ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी द्वारा बंगाल पर की गई आलोचना पर भी गहरी नाराजगी जताई और कहा कि जब भारत का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटा रहा है तब प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में बढ़ रहा है कोरोना वायरस, नए वेरिएंट से बढ़ गई चिंता। स्वास्थ्य विभाग ने कहा घबराएं नहीं, सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार संक्रमण की लहर में 4 नए वेरिएंट सामने आए हैं जो सभी ओमिक्रॉन फैमिली से संबंधित हैं। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब और केरल में मामलों में तेजी देखी जा रही है। गुरुवार सुबह तक देश के सक्रिय मामलों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है, जबकि संक्रमण के कारण अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 86 नए मामले सामने आए हैं और वहीं पश्चिम बंगाल में 5 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली और राजस्थान में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और इसको देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। केरल में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केरल में सबसे अधिक सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं और इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का स्थान आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनीतिक कूटनीतिक विफलता छिपाने के लिए सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है सरकार। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता छिपाने के लिए सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए ये दावा भी किया कि बीजेपी के लोग ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में घर घर सिंदूर बांटने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रागिनी ने संवाददाताओं से कहा कि ये बेहद शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। सेना के पराक्रम और बहादुरी का श्रेय बटोरने के लिए मोदी सरकार और कितना नीचे गिरेगी। उन्होंने दावा किया कि जब देश के हर जिले, हर नुक्कड़ पर ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर और सेना की वर्दी में स्वांग रचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन नहीं भरा, तो अब बीजेपी ने घोषणा की है कि वो घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के पीछे छिपी है स्याह सच्चाई। खड़गे बोले हर क्षेत्र को तबाह करने में जुटी है नकारा सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सवाल यह है कि सरकार के दावे में कितना दम और सच्चाई है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सरकार आखिर ये ढिंढोरा क्यों पीट रही है। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मोदी सरकार को अपनी घोर विफलताओं को छिपाने के लिए अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाने की आदत हो गई है। वर्षों से लगातार ये नकारा सरकार अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को तबाह करने में जुटी है। सच यहाँ है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो वीडियो शेयर किया उसमें बताया गया है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कैसे नाकाम रही और इन नाकामियों को कैसे अब छिपा रही है। वीडियो में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग खबरों में छपी रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। वीडियो में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने के बाद भारत को दुनिया चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर मोदी सरकार झूठा ढिंढोरा पीट रही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू का रिपोर्ट की हवाला देते हुए बताया गया है कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था साल 2011 में ही बन गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे की तारीख फाइनल। लालू तेजस्वी तैयार, कांग्रेस दिल्ली से करेगी डील। जी हाँ
दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक सक्रिय हो गया है। जिस तरह एनडीए की ओर से बिहार को टारगेट किया गया है, उस हिसाब से इंडिया ब्लॉक में हलचल होना तय है। पीएम मोदी लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं, 2 दिवसीय बिहार दौरे पर भी हैं। और उधर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन ब्लॉक के घटक दल अगले महीने ब्लॉक स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करने के बाद सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के बाद भोपाल में राहुल गांधी का दौरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी के भोपाल आगमन की तारीख फाइनल हो गई है। 3 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भोपाल आएंगे और उनके कार्यक्रम का नाम संगठन सृजन कार्यक्रम तय किया गया है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी एआईसीसी ऑब्जर्वर को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति और सभी जिला अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत राहुल गांधी द्वारा की जाएगी। बता दें कि बीते दिनों एआईसीसी ने एमपी में संगठन सृजन अभियान के लिए 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि संगठन सृजन शुभारंभ अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन के नव सृजन की आधारशिला रखेंगे। आगामी 3 जून 2025 को भोपाल में एआईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति तथा सभी जिला अध्यक्षों के साथ संवाद कर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। ये आयोजन संगठनात्मक पुनर्गठन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो आगामी समय में पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपराष्ट्रपति की किसान संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के किसानों से संबंधित एक बयान को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि धनखड़ जब भी किसानों से जुड़ी चिंताओं को उठाते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति की किसान संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने माई बहन मान योजना का किया शुभारंभ, महिलाओं को सशक्त बनाने का लिया संकल्प। जी हां दोस्तों, कटिहार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव एवं महिला जिलाध्यक्ष आम्रपाली यादव द्वारा संयुक्त रूप से कांग्रेस कार्यालय में माई बहन मान योजना लॉन्च किया, जिसमें दर्जनों की संख्या में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला शामिल हुई। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि बिहार में करीब 5.36 करोड़ महिलाएं हैं। कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा है कि हर महिला को सशक्त बनाने की इस महत्वपूर्ण योजना को घर घर ले जाने से बड़ी संख्या में आधी आबादी कांग्रेस के साथ जुड़ेगी। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस योजना से महिलाओं को जोड़ने के साथ ये भी बताएंगे कि बिहार की वर्तमान सरकार ने किस प्रकार महिलाओं को मूलभूत अवसरों और सुविधाओं से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और बहनों को माई बहन मान योजना से जुड़ी जानकारी दिया गया। इस योजना के तहत कांग्रेस पार्टी महागठबंधन शासित राज्य में माई बहन मान योजना का शुभारंभ किया है। आने वाले विधानसभा में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में भी माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, जिसके लिए योजना के लॉन्चिंग के साथ महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के हमले पर ममता ने दी चुनौती, का हिम्मत है तो चुनाव में उतरे, चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में आयोजित एक रैली में विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके कुछ ही देर बाद सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें खुली चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में हिम्मत है तो चुनाव में उतरें, हम तैयार हैं और बंगाल आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे सुनकर हम न केवल स्तब्ध हैं बल्कि बहुत दुखी भी हैं। जब विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी मौजूदगी में उनके मंत्री ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो चुनाव में उतरें, हम तैयार हैं और बंगाल आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी पार्टी और विपक्ष के स्टैंड पर टीएमसी प्रमुख ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी भी विदेश गए प्रतिनिधिमंडल में हैं और वो हर दिन आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का इंटरनल सर्वे चौंकाने वाला, टॉप स्ट्राइक रेट मिशन में फंसे एमएलए, कई नेता होंगे आउट। जी हाँ दोस्तों, बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर एक इंटरनल सर्वे किया है। इस सर्वे के आधार पर पार्टी ने फैसला लिया है कि जिन वर्तमान विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है उनका टिकट काटा जाएगा, यानी जिन विधायकों का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है उनका तो टिकट कटना
तय ही है। भाजपा ने सर्वे के जरिए विधायकों के प्रदर्शन का आकलन किया। इनमें से जिन विधायकों का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया उन्हें टिकट न देने की सिफारिश की गई है। पार्टी ने उन विधायकों को भी चिन्हित किया है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं लेकिन जमीनी स्तर पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसे विधायकों को भी इस बार टिकट नहीं देने का